वो आएगा, यानी मेंडल ने जो 3 नियम बताए थे, डोमिनेंस का, सेग्रीगेशन का, या फिर जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, तो उसका जो है वो अपवाद है। देखो, इन तीनों ही नियमों में एक चीज जो है वो याद रखना, कभी कोई पूछे तो, डोमिनेंस का जो रूल था उसका जो है, हम लोगों ने कल बहुत सारा एक्सेप्शन देखा था जब जेनेटिक इंटरेक्शन पढ़ रहे थे, कि डोमिनेंस जो है कभी 100% प्रभावी नहीं होते हैं, उसके जो है वो बहुत सारे जो है वो कंडीशन हम लोगों ने पढ़े थे। जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, इसका ये जो है वो एक्सेप्शन है किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्योंकि हम लोग कह रहे थे कि कोई एक फैक्टर या जो है वो किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, या एक फिनोटाइप कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करता है, और जब कोई एक फैक्टर किसी एक फिनोटाइप कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करता है, तो दो फैक्टर्स अगर होंगे जो दो डिफरेंट ट्रेट को होंगे, तो उनका जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होना चाहिए, यानी वो एक दूसरे के साथ जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो हमेशा रैंडम कॉम्बिनेशन बना के जा सकते हैं। तो ये लिंकेज वाले केस में वो रैंडम कॉम्बिनेशन वाला जो केस है वो क्या होता है, हट जाता है। तो किसका एग्जांपल हुआ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को। एच एच हेरिडिटरी में देखें, या मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर देखें, तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये उसका भी जो है वो एक तरीके से क्या हो सकता है, मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, अगर हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसका जो है वो एक्सेप्शन ढूंढ पाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये उस अभी जो पढ़ेंगे उससे जो है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था, सेम एलील, मतलब सेम जो भी फैक्टर्स हैं उसके जो दो डिफरेंट एलील जो अलग अलग मतलब सेम पेयर ऑफ क्रोमोजोम के डिफरेंट क्रोमोजोम्स पे जो होते हैं वो सेग्रीगेट करते थे, ठीक है, एलील्स जो है वो सेग्रीगेट करते थे। तो सेग्रीगेशन ऑफ एलील हमेशा ही होता है, सिर्फ कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जब क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन नहीं होता, तब जाके फिर उस कंडीशन में जब सेग्रीगेशन नहीं होता, तब तो जीनोम का जो भी इंटीग्रिटी होता है, जैसे 2n अगर होता है तो वो भी नहीं रहता, हमेशा 2n+1 एक, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम आ जाएगा या एक क्रोमोजोम कम हो जाएगा। उस तरीके की अगर सिचुएशन बनती, तभी जो है वो सेग्रीगेशन लॉ का पालन नहीं होता। अदरवाइज जो सेग्रीगेशन का जो लॉ है उसका जो है एक्सेप्शन ढूंढ पाना जो है बहुत मुश्किल है। बाकी के जो दो हैं, मतलब डोमिनेंस या असॉर्टमेंट, तो मेंडल बहुत लकी था कि उसको इस तरीके के कोई पौधे नहीं मिले जिसमें मतलब जिसमें जो है वो डोमिनेंस वाली प्रॉब्लम हो, जिसमें को डोमिनेंस आता रहा हो, या फिर जो है वो मतलब पूरा पूरा जो है वो डोमिनेंस आता है, इसी तरीके की चीजें ली। दूसरा वो इस बात से भी जो है वो मतलब लकी रह गए कि उन्होंने जो 6-7 कैरेक्टर, मतलब 7 कैरेक्टर जो लिए, वो फैक्टर जो है वो डिफरेंट क्रोमोजोम्स पे थे। अगर जो है वो सेम क्रोमोजोम वाला कोई कैरेक्टर ले लिया होता और उसका जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस कराता, तो फिर जो है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो भी मतलब कंसेप्ट था, वहां तक वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन होते हैं उसमें जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तब तक चांस होता है कि वो सबके साथ एक साथ ही जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को अब आइडिया है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो क्रोमोसोम्स जाते हैं, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होते हैं वो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स में अगर जो है वो कोई फैक्टर्स हैं जो, या फिर जीन्स हैं, तो वो सारे के सारे एक साथ ही जाएंगे, उस वो जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, एक दूसरे से वो क्या है, लिंक्ड है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता था कि गेमिट फॉर्मेशन के दौरान जो दो एलील वन जीन के हैं सेग्रीगेट होते हैं और असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंट एलील्स फॉर अदर जीन। जो असॉर्टमेंट है वो एक्चुअली जो है वो दो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए है, तो ये जो है वो सेग्रीगेशन वाला नहीं है। बट इफ टू जीन्स आर फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, दो जो है वो फिनोटाइप है और वो दोनों जो है वो सेम क्रोमोसोम्स में मौजूद हैं, तो उनके लिए इंडिपेंडेंटली अशॉर्ट करना या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना जो है संभव नहीं है। तो इसलिए वो मेंडल के जो है उस प्रिंसिपल को जो है फॉलो नहीं करते, और इसलिए ऐसे जीन्स को क्या कहा जाता है, लिंक्ड जीन्स कहा जाता है, कि वो आपस में क्या है, लिंक, कि जब भी एक जनरेशन से दूसरे जीन में जाएंगे तो हमेशा ही क्या होंगे, लिंकिंग का प्रोसेस होगा।
तो जो डिफरेंट क्रोमोजोम में होंगे वो तो लिंक नहीं हो सकते, क्योंकि क्रोमोजोम फिर रेंडमली जो है वो अरेंज हो सकते हैं, लेकिन क्रोमोजोम के अंदर जो कोई जीन है उनका जो है रैंडम अरेंजमेंट जनरली नहीं होता है। तो अगर जो है डिफरेंट डिफरेंट में है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में तो 9:3:3 का जो भी रेशियो था वो जो है एज इट इज जो है वो फॉलो होगा। लेकिन अगर जो है वो सेम क्रोमोजोम के दो ट्रेट ले लिया गया है तो इस वाला जो रेशियो है ये जो है वो फॉलो नहीं होगा। ठीक है। अगर बिल्कुल पास पास के जीन है, मतलब एकदम जस्ट लगे हुए जीन हैं, तो वहां पे 100% जो है वो लिंकेज होगी, मतलब कंप्लीट लिंकेज होगी, और वो हमेशा लगभग लगभग साथ जाएंगे। जितना उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा दो जीन के बीच में, उतनी उनकी साथ जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, घटती जाएगी। ठीक है। वो लोग जो है वो साथ साथ नहीं रहेंगे और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो घटती जाएगी। जैसे अगर हम लोग सी को दें और बी को देखें इस वाले उसमें, तो सी और बी के जो है वो साथ में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बी और ए के साथ में जाने के, या सी और ए के साथ में जाने के। ये प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये दोनों जो है बिल्कुल पास पास हैं और ये दोनों जो है वो दूर हैं। तो ये जो है वो क्रॉसिंग ओवर से इसके अलग होने के चांस ज्यादा हैं। इस वाले में अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो हो सकता है दूसरे वाले जीन को भी लेके चला जाए। तो ये क्या है, एक तरीके से है तो लिंक्ड जीन, लेकिन उसमें भी कंप्लीट लिंकेज बी और सी के बीच यहाँ पे है। यहाँ पे जो है वो ई और एफ के बीच में जो है वो उसी तरीके से कंप्लीट लिंकेज जो है वो है। So, नहीं, लेकिन देना किसको है? हेलो, मैं एक मिनट है।
हाँ, तो ये जो है लिंकेज और अनलिंक्ड जीन का ये जो है वो डिफरेंस है। तो जेनेटिक लिंकेज हम लोग बोल रहे हैं, तो लिंकेज का मतलब क्या हो गया? टेंडेंसी ऑफ एलील्स दैट आर लोकेटेड क्लोज टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस के टाइम पे नहीं, किस टाइम पे? मियोसिस के टाइम पे, क्योंकि जो गैमिट्स जो बनते हैं वो किसके टाइम पे बनते हैं? मियोसिस के टाइम पे बनते हैं। ठीक है, तो जो एक क्रोमोसोम में जो पास पास के जो जीन होंगे उनके जो है वो साथ जाने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को ये बोला जाता है। ठीक है, तो जो जीन किसी लोकस में जो है बहुत क्लोज होंगे वो जो है वो आसानी हमेशा जो है वो लिंक रहेंगे। मुझे लगता है ये चीज तो सबको जो है वो समझ में आ गई। जेनेटिक लिंकेज की खोज किसने की थी? बैटसन और पुन्ने, ये दो साइंटिस्ट, इन्होंने जो है वो 1905 में जो है वो इस चीज की जो है वो डिस्कवरी की थी, जिसको हम लोग जेनेटिक लिंकेज कहते हैं। और उन्होंने पाया कि मूवमेंट ऑफ एलील्स फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम वो जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो साथ साथ जाते हैं। और किसमें डिस्कवरी की थी? स्वीट पीस में। ठीक है, किसमें? और उसमें भी फ्लावर कलर में। तो देखो, पीस में ही इन्होंने जो चीज डिस्कवरी की पी में कर ली, और जो मेंडल ने जो की थी वो किस में की थी? इसने स्वीट पी में। और मेंडल का कौन सा पी था? तो अगर पीस की ये वाली वेराइटी अगर जो है वो ले लिया होता मेंडल, तो उसको जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ जो है वो मिलता नहीं। तो एनीवेज, तो जो फ्लावर कलर जो थे, पर्पल जो है वो डोमिनेंट था रेड कलर के ऊपर। और पोलेन शेप में भी अगर देखें तो लॉन्ग पोलेन शेप जो थे वो डोमिनेंट थे किसके ऊपर? राउंड के ऊपर। लॉन्ग वाले डोमिनेंट थे राउंड के ऊपर। तो अगर मेंडल का असॉर्टमेंट होता तो ये सारे के सारे जो भी होते वो क्या होने चाहिए थे? इंडिपेंडेंट जाते, मतलब पर्पल लॉन्ग के साथ भी जा सकता था, पर्पल जो है वो राउंड के साथ भी जा सकता था। लेकिन अब क्या हो रहा था कि पर्पल हमेशा लॉन्ग के साथ जाता था और रेड जो है हमेशा किसके साथ जाता था? राउंड। रेड हमेशा राउंड के साथ और पर्पल जो है वो लॉन्ग के साथ। क्यों? क्योंकि जो है वो सेम क्रोमोसोम था। तो F1 जनरेशन में तो 100% पर्पल और लॉन्ग बने। तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज वैसा है कि दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर आ गए, तो इसलिए F1 जनरेशन में तो किसी को कोई प्रॉब्लम लगेगी नहीं। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन आएगा तो पर्पल लॉन्ग, पर्पल राउंड, रेड लॉन्ग और रेड राउंड, आइडियली जो है वो ये चीज मिलनी चाहिए थी। किस रेशियो में? 9331 के रेशियो में। ये वाली चीज जो है वो मिलनी चाहिए थी 93331 के रेशियो में। बट ये जो क्योंकि लिंक था तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब पर्पल फ्लावर लॉन्ग, रेड फ्लावर राउंड पोलन ये थे। और इनका जो है वो F1 जनरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरीके का जीनोम बनता तो यहाँ से जो है वो डिफरेंशिएट कर पाना जो है बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन जैसे ही F2 जनरेशन में जाए या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएं, तो देखो क्या हो रहा है कि पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पॉलिन बहुत ज्यादा बन गए। ठीक है, पर्पल फ्लावर और राउंड पॉलिन तो आया ही नहीं, जितना जो है एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से आया ही नहीं। रेड फ्लावर और लॉन्ग पोलेन ये भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया नहीं, पर रेड फ्लावर और पोलेन राउंड पोलेन जो है वो आए। यानी यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हुआ कि दो जो ऑफस्प्रिंग में जो है वो दो जो कैरेक्टर थे, यानी पर्पल और लॉन्ग वाले जो है वो हमेशा कैसे कैसे जा रहे थे? साथ ही जो है वो जा रहे थे। उसमें जो है असॉर्टमेंट जो होता था वो इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा था। तो 9:3:3:1 जो था वो किसी तरीके से क्या हो गया यहाँ पे? डिस्टॉर्ट हो गया था। अब यहाँ पर देखो एक बात और है, किसी को ये लग रहा होगा कि 16 मतलब 16 लगभग लगभग 16 17 18 18 4 22 23 के लगभग इनको फ्लावर मिले हैं। अब कोई ये बोल सकता है कि ऐसे ऐसे मिलने चाहिए थे, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि पर्पल और लॉन्ग यहाँ पे ज्यादा इसलिए मिले हैं क्योंकि ये जो है वो क्या है, एक तरीके से इसका जीनोम हेट्रोजाइगस है ये वाला, कि कैपिटल पी और कैपिटल एल है। तो जहां कहीं भी जो है वो कैपिटल पी और कैपिटल एल क्योंकि एक साथ जा रहे हैं और इनमें जो है कैपिटल पी और कैपिटल एल क्रोमोजोम में है, तो हमेशा जो है इसी तरीके की चीजें जो है वो मिलेंगी। ये जो छोटे मोटे मिले हैं ना 1.4 और 4.5, ये तीनों जो है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से मिले हैं। अदरवाइज इन ये जो पर्पल जो फ्लावर्स थे इनमें जो है वो मतलब बहुत ज्यादा चांस था कि 9 और 3
9 और 3 जो होते हैं वो तो 12 लगभग ऐसे बन सकते थे जो जिसमें जो है वो पर्पल और जो है वो लॉन्ग पोलिन ही आते हैं। हालांकि 16 तो एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट में जो है वो ये चीजें थोड़ी सी नंबर इधर उधर होते हैं। तो वाई लिंकेज, क्योंकि एक क्रोमोजोम में जीन्स जो है वो बिल्कुल ही साथ साथ है, तो इसीलिए उनके बीच में जो वो लिंकेज होता है, ताकि जो है वो अम, आगे इधर एक एक साइड से जो है वो दूसरे साइड तक जो है वो जा सके, मतलब जाते हैं तो हमेशा जो है वो साथ साथ जाते हैं। अब इसके टाइप्स हैं, जैसे कंप्लीट लिंकेज। तो अगर कोई कैरेक्टर है जो हमेशा जो है वो साथ साथ जाता है, मतलब उसमें कभी किसी केस में भी मतलब डिफरेंस आने का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वो जीन जो है इतने पास पास एक क्रोमोजोम में तो है ही, साथ ही इतने पास पास हैं कि क्रॉसिंग ओवर के बाद में भी वो जो है डिफरेंट नहीं हो सकते, या फिर क्रोमोजोम के बिल्कुल बीच बीच वाले एरिया में है जहाँ पे कभी क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं। तो वो जो है कभी भी दीज जीन्स डू नॉट प्रोड्यूस नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, चांस ही नहीं रहता कि उस जीन के बीच में जो है वो कोई नॉन पेरेंट कॉम्बिनेशन के अलावा कोई दूसरा भी कॉम्बिनेशन बन जाए। तो ऐसे जीन को हम लोग कहते हैं कंप्लीट लिंकेज में है ये वाले जीन जो है। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा था अभी ए और सी जो है कितने दूर दूर थे, तो जब दूर दूर थे सेम क्रोमोजोम में तो थे ही, लेकिन साथ में कहाँ पे थे, काफी डिस्टेंस में थे। तो जब इतने डिस्टेंस में थे तो ये चांस था कि क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण वो जो है वो अलग अलग जो है वो असॉर्ट कर सकते थे। जैसे कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट लिंकेज का ये जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कि अगर जो है वो ये जो भी फ्लाई है, इस फ्लाई में ब्लैक बॉडी है और पर्पल आई, ये दो कैरेक्टर ले लिया, ब्लैक बॉडी और पर्पल आई, GGRR जो है ये दोनों जो है वो किस तरीके के हो गए, ब्लैक बॉडी और पर्पल आई। तो ये GGRR है, ये मतलब दोनों किस तरीके के कैरेक्टर हो गए, रिसेसिव कैरेक्टर। उसके बाद में ग्रे बॉडी और रेड आई, और इसका लिया है हम लोगों ने हेट्रोजाइगस, मतलब दोनों ही कैरेक्टर के लिए ले लिया है हेट्रोजाइगस। एक चीज और, ये एक तरीके का क्या है, टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये वैसे पता करना, लेकिन क्या है कि जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, या F1 जनरेशन में जो हेट्रोजाइगस होता है उसको जब रिसीसिव वाले के साथ में करा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस के बाद में जो भी रेशियो आता है वो हमेशा 50-50 यानी 1:1 का रेशियो आता है टेस्ट क्रॉस के बाद में। लेकिन यहाँ पे जैसे ये 50-50 मिल रहा है, उस तरीके से टेस्ट क्रॉस में अगर जो है प्रॉपर हो तो 50-50 ही मिलना चाहिए। तो पहले वाले में देखें गैमिट जो है वो GR एक ही गैमिट बनेगा, दूसरे वाले में जो है वो RG और RG, तो दो गैमिट बनने की संभावना है। अब इनका अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो एक ये संभावना है और एक ये संभावना है, तो ये टेस्ट क्रॉस तो हम लोगों को सफल दिख रहा है, यानी ये लग रहा है कि टेस्ट क्रॉस इसलिए करते, टेस्ट क्रॉस किस लिए किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि मेंडल के जो लॉ है उसका जो है कंप्लीट पालन हो रहा है या नहीं। तो अगर इस तरीके से लें कि ऐसा कोई ग्रे बॉडी रेड टाइप वाला जिसमें दोनों के लिए ही जो डोमिनेंट था एक ही क्रोमोजोम में है, ऐसा कुछ ले लें, तो यहाँ से हम लोगों को पता चलता है क्योंकि ये क्रोमोजोम जो है साथ साथ जाएंगे, तो इससे पता लग रहा है कि ये तो मेंडल के लॉ का फॉलो कर रहा है, ऐसा यहाँ से लग सकता है अपने को, ठीक है, कि मेंडल के लॉ का जो है फॉलो यहाँ पे हो रहा है। ठीक, कि ग्रे बॉडी रेड आई वाले मतलब 50% तो वो है जो कि रिसेसिव कैरेक्टर है, और 50% वो है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ पे 50% वो थे जो डोमिनेंट कैरेक्टर, ये 50% वो जो रिसेसिव कैरेक्टर। तो टेस्ट क्रॉस इसका जो है बिल्कुल ही बिल्कुल जो है वो सफल लग रहा है। लेकिन इसी को अगर हम लोग थोड़ा बदल दें, मतलब ये वाला तो ठीक है, ठीक, ये वाला तो ठीक है, इसमें जो है वो थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर हो गया, यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो 50-50 तो आया ही आया, साथ ही थोड़े से जो है 3% ये भी आ गए। तो यहाँ से क्या दोनों जो है वो पास पास रहे होंगे, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस। तो ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये एक तरीके से किसका उदाहरण है, इनकम्प्लीट लिंकेज का। क्योंकि अगले ही जनरेशन में मतलब लिंकेज है कि नहीं यहाँ से वैसे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें R के बाद में अगर मैं यहाँ पे स्मॉल g रख देता और उसके बाद में जो कैपिटल R और कैपिटल G है इसकी जगह स्मॉल g रख दें और उसके हिसाब से एग्जैक्टली बनता, तो यहाँ पे जो है एग्जैक्ट बताया जा सकता था। हालांकि ये क्रॉसिंग ओवर के कारण भी 3% कुछ चीजें बनी है, 47 3% और 3%। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इसमें हमेशा हर कंडीशन में चाहे जो है जैसा भी जो है वो क्रॉस कराओगे, हमेशा कैसा आएगा, जो पेरेंट का होगा उस तरीके का जो है कंडीशन आएगा, अनटिल एंड अनलेस क्या ना हो क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज
यहाँ पर से देख सकते हैं कि कंप्लीट अगर लिंकेज होगा तो पहले वाले जो डायग्राम है उसकी तरह जाएगा कि हमेशा जो है उसी तरीके से चलना चाहिए, और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो 50-50 आने की बजाय थोड़ा सा जो है वो कुछ ना कुछ थोड़े मोड़े जो है वो दूसरे जीनोटाइप भी आ सकते हैं, और इसलिए दूसरे जो है वो फिनोटाइप भी शो कर सकते हैं। लिंकेज के जो है वो कुछ सिग्निफिकेंस है। मुझे लगता है ये चीज तुम लोग पढ़ लेना कि क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या एडवांटेज है। उसमें बहुत मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। क्रॉसिंग ओवर क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर का मतलब करता है कि जो लिंक जीन है वो हमेशा साथ में नहीं रहते। एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे चांसेस हैं कि क्रोमोजोम आपस में, जो दो सिस्टर जो क्रोमोजोम है वो आपस में अपना कुछ जो पोर्शन है क्रोमोजोम का एक्सचेंज कर ले, ठीक है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से। तो दिस लिंकेज ग्रोन बी सेपरेटेड बाय ड्यूरिंग किसमें? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में। किस अवस्था में होता है? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस की दो क्रोमोजोम है जो आपस में जो है वो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं, और इनके जो है वो किसी आमतौर पे ऐसा जो है वो होना चाहिए था जब सेपरेशन होने के बाद में। लेकिन क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा जो है वो इनका एक्सचेंज हो गया, मतलब इस रेड वाले का कुछ हिस्सा व्हाइट में और व्हाइट वाले का कुछ जो है वो, तो ये इस तरीके से जब होता है तो जेनेटिक वेरिएशंस बनते हैं। तो डॉटर सेल्स इस केस में 100% आइडेंटिकल नहीं होंगे, थोड़ा सा जो है क्या हो जाता है जेनेटिक वेरिएशन। इसीलिए कभी भी जो लोग हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं, तो उसमें भी जो है वो एकदम ऐसा नहीं कि 100% जो है वो सेम होता है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से कुछ ना कुछ उनके जीनोम में बदलाव हो ही जाता है। इवन मोनोजाइगोटिक ट्विंस का भी जीनोम जो है वो 100% या उनका फिनोटाइप जो है वो 100% सेम नहीं है। जबकि वो जब मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक ही जाइगोट से दो बने हो, दो फर्टिलाइजेशन नहीं, एक ही जाइगोट बनने के बाद उससे दो, तब भी जो है वो सेम टू सेम नहीं हो पाता है। किसी न किसी कंडीशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन इस तरीके के दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो है ऐसा होता तो नो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, तो ये हम लोगों को दो इस तरीके के गैमेट मिलेंगे, और क्रॉसिंग ओवर हो गया तो दो इस तरीके के। तो क्योंकि आमतौर पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो इसलिए सिर्फ दो जो है गैमेट नहीं मिलते, जनरली जो है वो इस तरीके से चार डिफरेंट टाइप के गैमेट्स मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। कि अधिकांश में तो ठीक है क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, अधिकांश जो गैमेट आए वो बिना क्रॉसिंग ओवर वाले आए, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं उसी में जिसमें जिसमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो गया हो। अब कोई ये मतलब किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि एक टाइम पे तो एक ही गैमेट, तो ये ध्यान रखना ये ऐसी बात नहीं हो रही। जैसे मान लें कि हम पोलन ग्रेन बना रहे हैं तो हजारों की संख्या में पोलन ग्रेन बन रहा है, तो उन हजार की प्रोबेबिलिटी दिख रही थी। हजार में से मान लो 970 ऐसे हैं जो ओरिजिनल वाले होंगे, 30 ऐसे होंगे जिसमें इस तरीके की। तो यहाँ पे सारी की सारी जो है वो प्रोबेबिलिटी पे बात हो रही है कि कौन सा वाला। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा करना चाहे, रेंडम ना लेके जो है वो, अगर हर बार उसके एक्सपेरिमेंट में ऐसा हो जाए कि ये 3% वाले ही सेलेक्ट जाके जो है वो फर्टिलाइजेशन करे, तो उसको ये सारी चीजों का नॉलेज होना जो है वो सही नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसी बेस पे होती है कि जो सैंपल साइज लिया वो पूरा पूरा जो है वो इंडिपेंडेंट था, या वेरिएबल जो भी लिए हम लोगों ने उसमें कहीं पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। कोई जानबूझ के करे कि मैं तो इसी तरीके की चीजें लूंगा, तो जो है वो हमारा रिजल्ट जो है एज इट इज नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा जो है वो रैंडम लेना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर में रैंडम एक्सचेंज होता है टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में या सिस्टर क्रोमोसोम्स के बीच में, और कुछ इस तरीके से तुमको नजर आएगा। यहाँ पे ये भी जानने का होता है, या क्वेश्चन से भी होते हैं कि जो जो इनका डिस्टेंस दे दिया होगा एग्जैक्टली, ए से बी का डिस्टेंस इतना, बी से सी का डिस्टेंस इतना, ए से सी का डिस्टेंस इतना, इसमें इतना जो है वो कॉम्बिनेशन हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन के बाद में उसका सीक्वेंस क्या हुआ। तो जो पास में होंगे वो जो है वो पास पास होंगे, और जो थे दूर थे उनके जो है पास में रहने की संभावना जो है बहुत कम होती है। तो ये था एक क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वो बहुत सारी चीजों से डिपेंड करती है। जैसे सेक्स, तो सेक्स में जो है वो क्रॉसिंग ओवर मेल में जो है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल। म्यूटेशन जो है वो जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा जो है वो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। टेम्परेचर अगेन इसको जो है वो करेगा एक्सरे। एज, एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉसिंग ओवर होने का। जितना ज्यादा जो है एज जो है वो बढ़ते जाएगा, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस जो है उतने ही ज्यादा क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। इसीलिए
तुम मेडिकली भी ये चीज कहा जाता है कि आजकल जो शादी करके जो आगे जनरेशन आने की जो चीज है वो जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उससे हो सकता है कि जो नया ऑफस्प्रिंग आए उसमें जो है वो डिफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा हों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से पता नहीं किस तरीके का पैटर्न आएगा। क्योंकि अगर कोई रैंडम चेंज हो गया या कई बार होता है कि सेपरेशन नहीं हो पाया क्रोमोजोम का, तो जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो फिर अगेन क्रॉसिंग ओवर के भी सिग्निफिकेंस खुद से देख लें। आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो पहले से पढ़ी हुई होगी। इसकी जो दो थ्योरीज हैं क्रॉसिंग ओवर की, एक तो कांटेक्ट फर्स्ट थ्योरी और दूसरा है ब्रेकेज फर्स्ट थ्योरी, ये भी जो है वो तुम लोग खुद ही देखो। मेरे को नहीं लगता कि इसको जो है वो बताने की जरूरत है। सिंगल क्रॉसिंग और डबल इतना जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पढ़ना हो पढ़ लो, अदरवाइज नहीं। डिफरेंस लेकिन याद हो, डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हेलो। आई थिंक किसी भी सामान्य बुक में जो है ये चीजें अवेलेबल है। तुम्हारी जो 11वीं या 12वीं जिस भी कक्षा में रहा होगा उसमें भी ये चीज जो है वो अवेलेबल होगी।